सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस के बीच में कच्चा तीवू इशू के रिगार्डिंग काफी ज्यादा डिस्प्यूट बढ़ चुका है। दरअसल में हुआ ये कि एक आरटीआई डाली गई थी। उस आरटीआई के माध्यम से ये पता लगा कि जो 1970s की जो सरकार थी उस समय के ऊपर, यानी कि 1974 के समय जो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने यहाँ पर कच्चा तीवू आइलैंड श्रीलंका को दे दिया। उनका ऐसा मानना था कि कच्चा तीवू आइलैंड इंपॉर्टेंट ही नहीं है, जिस वजह से आज की सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा कांग्रेस की पॉलिटिकल पार्टी को काफी ज्यादा सुनाया है इसके रिगार्डिंग। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो उन्होंने यहाँ पे ना 2015 की एक आरटीआई के बारे में बताया गया है, जिसके अंदर ना उस आरटीआई रिप्लाई के अंदर ये मेंशन था कि भारत ने कभी भी कोई ऐसी जमीन नहीं थी जो कि किसी को सीड की हो या फिर एक्वायर करी हो बिलोंगिंग टू इंडिया। अब 2015 में भी यही सरकार थी, मोदी गवर्नमेंट ही थी बेसिकली। तो इनका ये कहना है कि आज के समय के ऊपर जो तमिलनाडु के अंदर अब इलेक्शंस आने वाले हैं बहुत ही जल्दी, उस समय वोट लेने के लिए ऐसा ये किया जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों साइडों के पक्ष विपक्ष थे, पर हमें इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से कच्चातीवू आइलैंड की लोकेशन। मैंने कल भी आपको ये होमवर्क दिया था कि कच्चातीवू आइलैंड बताइएगा, तो आप नोटिस करोगे इंडिया और श्रीलंका के बीच में 285 एकड़ का ये आपको आइलैंड देखने को मिलेगा जाएगा, कच्चा तीबू आइलैंड। ये पाक स्टेट के अंदर लोकेटेड है। साथ में अगर हम बात करें तो इंडियन कोस्ट यानी कि रामेश्वरम के कोस्ट से लगभग ये 33 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। उसी तरह से अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो अलग अलग प्रोविंसेस से अलग अलग रीजन के ऊपर है। जैसे फॉर एग्जांपल इनके जाफना प्रोविंस से लगभग आपकी 62 किलोमीटर की दूरी है, एंड बाकी जगह से भी आप यहाँ पे देख पाओगे। यहाँ पर एकमात्र जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा दैट इज सेंट एंथनीज चर्च। दिस इज द ओनली स्ट्रक्चर ऑन दिस पर्टिकुलर आइलैंड। ये एक 20वीं सेंचुरी का कैथोलिक श्राइन है। हर साल इंडिया से भी क्रिश्चियन प्रीस्ट जो होते हैं एंड श्रीलंका से भी क्रिश्चियन प्रीस्ट यहाँ पर सर्विस करते हैं अलग अलग चीजों के रिगार्डिंग। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कोई लोग नहीं रहते। इट इज नॉट सुटेबल फॉर द परमानेंट सेटलमेंट, क्योंकि वहां पे पानी की व्यवस्था ही नहीं है पीने के पानी की। ठीक है, 14 सेंचुरी के अंदर जो वॉल्केनिक eruption होती है, उस वजह से इसका फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाता है। मेडिवल पीरियड की अगर हम बात करते हैं ना, तो आपको नोटिस करने को मिलेगा कि इसका कंट्रोल श्रीलंका के पास में ही था। 17 सेंचुरी के अंदर जो रामनाथ जिम्मेदारी था, उनके पास यहाँ पे कंट्रोल जाता है। कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करो 1921 जब ब्रिटिश रूल था, उस समय दोनों क्या थी, दोनों ब्रिटिश कॉलोनी ही थी, इंडिया भी और श्रीलंका भी। तो दोनों का अपना अपना क्लेम यहाँ पे देखने को मिलता था। अब जब सर्वे हुआ तो उस टाइम ये मार्क किया गया कि कच्चातीवू श्रीलंका का पार्ट है, पर ब्रिटिश डेलीगेशन जो इंडिया से था उसने इसको चैलेंज किया कि नहीं, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि ये तो किसका था, रामनाथ किंगडम था। तो इस तरह से 1974 तक कभी ये डिस्प्यूट सेटल ही नहीं हो पाया। फिर 1974 के अंदर बहुत सारे कोशिशें करी गई उस टाइम की सरकार के द्वारा कि कैसे इस पर्टिकुलर मुद्दे को हम सॉल्व कर सकते हैं। एंड ऐसा देखो, अभी करंट आरटीआई ने बोला है कि आज की जो आरटीआई है उसमें यह बात करी गई कि इंदिरा गांधी जी की सरकार ने इसको सीड कर दिया। अब ये सही है नहीं है, दैट इज अ सेपरेट थिंग, क्योंकि 2015 की आरटीआई कुछ और कहती है और आज की आरटीआई कुछ और कहती है। परसेप्शन ये था कि बहुत कम इसकी वैल्यू, उतनी स्ट्रेटेजिक वैल्यू नहीं है, एंड इस वजह से इंडिया का क्लेम सीज कर दिया गया एज पर द रीसेंट आरटीआई जो 2024 में हमें आरटीआई देखने को मिली है। ठीक है, हालांकि अगर हम बात करें तो इंडियन फिशरमैन को कुछ एक तरह से इनका एक्सेस जरूर है, बट फिशिंग राइट्स जो है ना, वो कहीं ना कहीं एक मेजर एक एग्रीमेंट के अंदर बहुत एक मेजर कंसर्न बना हुआ है। कई बार आपने नोटिस भी किया होगा कि भारत के जो फिशरमैन होते हैं उनको वहां पे अरेस्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह के इश्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक दूसरे के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी कंट्रीज अक्सर चली जाती हैं, वहां के जो फिशरमैन चले जाते हैं। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं कच्चतीवू आइलैंड के रिगार्डिंग। हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से लोकेशन इसकी डेफिनेटली बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। दोस्तों, डेट है आज की 2 अप्रैल 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज विद रिगार्ड्स टू वाइकम सत्याग्रह। वाइकम सत्याग्रह के 100 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 1924 में सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, आज हम 2024 में खड़े हैं, तो 100 इयर्स के कंप्लीट हो चुके हैं। तो थोड़ा ना इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जब भी इस तरह किसी चीज के 50 साल, 100 साल, 150 साल कंप्लीट होते हैं, यूपीएससी हैज अ टेंडेंसी टू आस्क क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू दैट। अगर हम बात करें यहाँ पे वाइकॉम का अर्थ क्या है, देखो वाइकॉम ना दरअसल में आपका जो ट्रेवनकोर प्रिंसली स्टेट है उसमें एक जगह आपको एक टाउन लोकेटेड देखने को मिल जाएगा। अब एक्चुअल में इमेजिन करो 1924 की सोसाइटी। 1924 की सोसाइटी काफी कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी, जहां पर अपर कास्ट, लोअर कास्ट, इस तरह से आपस में डिस्टिंक्शन देखने को मिलता था। सिमिलर चीज हमें यहाँ पर भी देखने को मिली है। ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे कस्टम रिडन सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी देखने को मिल जाएगी।
आप लोगों ने ना अपना, जिन लोगों ने मेंस का सिलेबस पढ़ लिया है, तो आप लोगों ने सोसाइटी पढ़ा होगा, या फिर जो लोग सोशियोलॉजी ऑप्शनल के हैं उन्होंने भी डेफिनेटली ये चीज़ पढ़ी होगी। अदरवाइज सोसाइटी के अंदर भी ना आप पोल्यूशन एंड प्योरिटी का कॉन्सेप्ट समझते हो। ऐसा माना जाता है कि कुछ एक कास्ट होती हैं जो प्योर होती हैं। ऐसा अब नहीं, पहले के टाइम बहुत माना जाता था कि कुछ एक कास्ट जो अपर कास्ट हैं वो प्योर हैं, वेयर एज जो द सो कॉल्ड लोअर कास्ट हैं उनको पोल्यूटेड माना गया। एंड कहीं ना कहीं इनको अपनी प्योरिटी मेंटेन करने के लिए इनसे अलग रखा गया। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आपको एप्लीकेबल होता हुआ देखने को मिलता है कि जो लोअर कास्ट के पीपल थे उनको यहाँ पर टेम्पल्स के अंदर एंट्री प्रोहिबिटेड थी, कि आप टेम्पल्स के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि वो क्या है, वो एक प्योर प्लेस है। और टेम्पल तो छोड़ो, टेम्पल के बाहर जो आपकी चारों सड़कें हैं ना, वहां पर भी आप नहीं जा सकते। अब आप नोटिस करो कितनी बड़ी डिस्टिंक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि नहीं, किस तरह से आपकी सोसाइटी बटी हुई थी इस तरह से। तो 19th सेंचुरी के लेटर हाफ में डिफरेंट डिफरेंट आपकी पोलिटिकल एडवांसमेंट्स होती हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज का भी इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि कन्वर्ट कर गए इनटू क्रिश्चियनिटी। एंड साथ ही साथ ना उस समय डिफरेंट डिफरेंट तरह के रिफॉर्म्स वगैरह भी यहाँ पर चल रहे थे। बट एट द सेम टाइम अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कास्ट निकल के आती है, दैट इज इजाबास। इजाबास अपने आप में थोड़ा सा कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो इंटेलेक्चुअल कास्ट मानी जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे पढ़ लिख गए, एजुकेशनल एडवांसमेंट हुआ। उस वजह से कहीं ना कहीं इनकी कोशिश थी कि अब हमें भी एक्सेस इन चीज़ों का होना चाहिए। और नोटिस करो ना, जब आप लोगों को इस तरह एजुकेशन मिल जाती है पर आपको सोसाइटी में वो स्टेटस नहीं मिलता, उस समय सत्याग्रह होना बनता भी है। कास्ट हिंदूज की बात करें तो आप नोटिस करोगे तो मेजॉरिटी जो आपके डिपार्टमेंट में काम करते थे वो हायर कास्ट हिंदूज यहाँ पे देखने को मिल जाते थे, और जो आपकी स्मॉल अजीवा एलीट थी उनको कहीं ना कहीं उतना यहाँ पे नहीं मिलता था। तो यहाँ पर ना टेम्पल एंट्री की जो डिमांड थी वो 1917 के अंदर इजावा लीडर जो हैं टी के माधवन जी, इनके द्वारा पे यहाँ पे पहली बार रेस करी गई थी। वो काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। तो इस तरह चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ऑन द अदर हैंड जो वहाँ के महाराजा थे ट्रेवेनकोर के, वो ज्यादा इनके अंदर इंटरफेयर करना नहीं चाहते थे। वो भी कहीं ना कहीं आपका बात करें वो कास्ट हायर कास्ट हिंदू कम्युनिटी से ही बिलोंग करते थे, तो उस वजह से उनके साथ ही वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जो माधवन थे वो उन्होंने 1921 के अंदर मीटिंग भी करी आपके गांधी जी से। 1923 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है काकीनाडा के अंदर, वहां पर भी रेजोल्यूशन पास किया जाता है कि एंटी अनटचेबिलिटी को एक इंपॉर्टेंट इशू की तरह पिक किया जाएगा। फिर इस तरह से आप नोटिस करोगे कि जो वाईकॉम है वहां पे शिवा टेम्पल है, उसको लोकेशन चूज किया गया एज द फर्स्ट सत्याग्रह। फिर ये इस तरह से सत्याग्रह स्टार्ट होता है। बात ये थी कि चारों की चारों रोड्स अराउंड द टेम्पल उसको भी खोला जाए, ठीक है ना, और ना कि टेम्पल को। ध्यान से समझना, यहाँ पे बात थी वो चारों रोड जो आपके टेम्पल के आसपास है ना, वो अवेयरनेस को यहाँ पे ओपन अप करी जाए। तो बहुत सारे बैरिकेड्स पे, मतलब बैरिकेड्स के स्टार्टिंग में बैठ के लोग, ठीक है ना, बहुत सारे देशभक्ति के गाने यहाँ पे गाए गए। पेरियार जो लीडर बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं, साथ साथ सी राजागोपालाचारी, ये यहाँ पर वाईकॉम आए, इन्होंने यहाँ पे इनको सपोर्ट भी दी। तो इस तरह से अगर आप नोटिस करोगे काफी लंबे टाइम तक ये चला, ठीक है। इसके बाद अगर आप नोटिस करो ओवर द टाइम रोज कोशिश करी जाती थी कि कहीं ना कहीं टेम्पल की तरफ मार्च किया जाए, वो टेम्पल की स्ट्रीट की तरफ मार्च किया जाए। इतने टाइम में क्या होता है कि 1924 के अंदर जो ट्रेवेनकोर के महाराजा हैं उनकी डेथ हो जाती है। एंड उनके बाद में जो यंग महारानी रेजेंट है क्वीन सेथलू लक्ष्मीबाई, ये यहाँ पे सभी प्रिजनर्स को रिलीज कर देती हैं। इस तरह से बाद में गांधी जी भी कॉम्प्रोमाइज को करते हैं, जहां पर चार सड़कों में से एक जो तीन सड़कें होती हैं वो यहाँ पे कंप्लीटली ओपन कर दी जाती है। जो चौथी रोड होती है वो कहीं ना कहीं सिर्फ ब्राह्मण्स के लिए ही ओपन रहती है। तो इस तरह से 1925 के अंदर अरेंजमेंट होता है। तो ये बहुत एक लंबा यहाँ पे ये पर्टिकुलर सत्याग्रह चलता है। इस तरह से अगर आप नोटिस करो तो फाइनल सत्याग्रही को 23 नवंबर 1925 को विड्रॉ कर लिया जाता है। बेसिकली इसकी लेगेसी इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टार्टिंग तो इससे हुई, पर कहीं ना कहीं इसने बाकी और जगह पे इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग भी आए थे यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक तरह से काफ़ी सक्सेसफुल इसको माना गया। कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी थी, पर अनटचेबिलिटी हो गया, अनअप्रोचेबिलिटी, अनसीबिलिटी, ये सारे अलग अलग जो मुद्दे थे वो पॉलिटिकल इश्यूज के फोर फ्रंट के अंदर इसके माध्यम से आने लग गए। आई होप आपको वाईकॉम सत्याग्रह बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। काफ़ी डिटेल में हमने इसको चर्चा कर ली है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। इट इज न्यूक्लियर एनर्जी समिट 2024। देखो, पहला न्यूक्लियर एनर्जी समिट अभी हेल्ड किया गया कहाँ, बेल्जियम ब्रसल्स के अंदर। ये क्यों किया गया? देखो, किया इसलिए गया क्योंकि अगर हम बात करते हैं ना यूक्रेन की, तो आप जानते होंगे कि यूक्रेन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिवन न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है ना, क्लेमेंसी न्यूक्लियर पावर प्लांट, साउथ रीकियन एनपीपी। उसी तरह से एक बहुत फेमस है जेपोरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट।
मैंने लास्ट ईयर के प्रीलिम बूस्टर के अंदर भी इसका डिस्कशन किया था। एंड अच्छी बात ये रही कि हमने डिस्कशन किया था प्रीलिम बूस्टर के अंदर, एंड यूपीएससी ने इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पूछा था लास्ट ईयर ही 2023 के अंदर ही। तो डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार इनडायरेक्टली और डेफिनेटली प्रीलिम बूस्टर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं। तो दरअसल में ना, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ज़ैपोरोज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की, तो बहुत सारे लोग ना दुनिया भर में काफ़ी कंसर्न्ड है इस चीज़ के साथ, क्योंकि आप नोटिस करो कि रशिया यूक्रेन का क्राइसिस तो है, पर कहीं ना कहीं इस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के बीच में ये न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आ चुका है। तो ये बहुत ही कंसर्निंग चीज़ है। तो उसी वजह से ये जो न्यूक्लियर एनर्जी समिट है 2024 का यहाँ पे कंडक्ट किया गया। बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे को चेयर थे, एंड साथ ही साथ आपके जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के आपके जो डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने भी इसको यहाँ पे को चेयर किया। थोड़ा और पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो दरअसल में अगर इसकी स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ ना, तो कॉप 28 जो हुई थी दुबई यूएई के अंदर, वहां पर डिस्कस किया गया था कि कैसे न्यूक्लियर एनर्जी का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है अगर हमें क्लाइमेट गोल्स को मीट करना है। इसका कारण ये है कि अगर आप नोटिस करो, चाहे आप बात कर लो आपके विंड की, आपके हाइड्रो पावर की, आपके जियोथर्मल की, आपके सोलर की, कहीं ना कहीं उससे कम कार्बन फुटप्रिंट या कार्बन एमिशन इसमें अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ फायदे होते हैं आपके न्यूक्लियर के। तो कोशिश यही थी कॉप 28 के अंदर कि न्यूक्लियर एनर्जी का इंपॉर्टेंट जो रोल है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो उस वजह से एक डिक्लेरेशन यहाँ पे साइन हुआ था कि हम न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को 2050 तक 3 गुना करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का एक एटम्स फॉर नेट जीरो प्रोग्राम भी है, तो उसी का ही एक इनिशिएटिव आप यहाँ पे देख पाओगे। द न्यूक्लियर एनर्जी समिट हमें देखने को मिलता है। बाकी आप जानते होंगे न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर, जैसे मैंने कहा, कार्बन फुटप्रिंट बहुत ही कम है, एनर्जी सप्लाई अच्छी खासी है। विंड और सोलर तो डिपेंड करता है कि सूरज है या नहीं है, विंड है या नहीं है, बट ऑन द अदर हैंड न्यूक्लियर की कहीं ना कहीं आपकी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई आपको देखने को मिल जाती है। बाकी इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम है, छोटा लैंड इम्प्रिंट है, एंड कहीं ना कहीं लॉन्गर लाइफ साइकिल है। तो ये कुछ फायदे इसके अंदर देखने को मिलते हैं। हालांकि कुछ नुकसान भी हैं, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट इसके कुछ डेफिनेटली कुछ फायदे होते हैं, जहां पर न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर डिके के माध्यम से यहाँ पे न्यूक्लियर पावर को ऑब्टेन किया जाता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी भी आप जानते होंगे 1957 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स वियना ऑस्ट्रिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। कोशिश इसकी यही रहती है, द वर्ल्ड्स एटम फॉर पीस एंड डेवलपमेंट नाम से भी इसको जाना जाता है, ताकि दुनिया भर में इस सेक्टर के अंदर हम अच्छे से कॉपरेशन कर पाए। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज जेनेटिक प्रोफाइलिंग ऑफ कैप्टिव एलिफेंट। पहले तो ये समझो कि कैप्टिव एलिफेंट क्या होते हैं। देखो कैप्टिव एलिफेंट ना दरअसल में वो एलिफेंट होते हैं जिनको ना, जैसे आप कई बार कहते हो ना कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनको आप कंट्रोल कर लेते हो, यानी कि काबू में ले आते हो। इसी चीज को बोलते हैं टेम करना। अगर एलिफेंट्स को टेम किया गया है और उनको ह्यूमंस कंट्रोल करते हैं, उनको बोलते हैं कैप्टिव एलिफेंट। सर जैसे कि जैसे आप जूज हो गया, सेंचुरी हो गया, सर्कस हो गया, कैंप हो गया, इनमें आप देखते हो हाथियों को, वो कैसे हैं, वो कंट्रोल में होते हैं, वो किसी के वश में होते हैं, किसी के काबू में होते हैं। उन्हीं को बोलते हैं कैप्टिव एलिफेंट। इनको आप एजुकेशनल पर्पस, एंटरटेनमेंट या वर्क पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कैप्टिव एलिफेंट तो समझ आ गया। अब ये सर जेनेटिक प्रोफाइलिंग क्या है। देखो जेनेटिक प्रोफाइलिंग बहुत ही सिंपल चीज है। आप जानते हो कि एक पर्सन का जो डीएनए पैटर्न होता है उसको ऑब्टेन किया जाता है उसके बॉडी टिश्यू से, उसी को बोलते हैं हम जेनेटिक प्रोफाइलिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ ना न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की, आप लोग न्यूक्लियोटाइड्स बारे में पढ़ते हैं अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन के अंदर, राइट। न्यूक्लियोटाइड आप जानते होंगे कि आपके जो अलग अलग आपके जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के, वो इसमें होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ बेस अगर मैं बात करूँ, तो एडेनाइन, थाइमाइन, गुआनाइन एंड साइटोसाइन, ये सारे आप इनके बारे में जानते होंगे, राइट। इनका क्या क्या अरेंजमेंट रहता है, किस तरह से रिपीट करते हैं, तो उसके हिसाब से हम कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल को बहुत आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि दे आर एक्सक्लूसिव टू एन इंडिविजुअल, राइट। तो ये सारी चीजें करना ही एक पर्सन की जेनेटिक प्रोफाइलिंग कहलाता है। अब आप लोग सोचेंगे सर जेनेटिक प्रोफाइलिंग तो भी समझ आ गया, कैप्टिव एलिफेंट भी समझ आ गया, तो यही अगर सेम चीज हम कैप्टिव एलिफेंट्स की करें तो उसको बोलेंगे जेनेटिक प्रोफाइलिंग ऑफ कैप्टिव एलिफेंट्स। पर हम ये कर क्यों रहे हैं। देखो कर हम इसलिए रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ समय के अंदर ना हमें नोटिस करने को मिला है कि केरला स्टेट के अंदर जो कैप्टिव एलिफेंट की पॉपुलेशन थी उसमें एक कमी देखने को मिली है। तो हमें एक्चुअली में नोटिस करना होता है कितने एलिफेंट्स की डेथ हुई है, क्या क्या इश्यूज आए हैं, क्यों हो रहा है वो सारी चीज़ें। तो इस वजह से हम इनकी जेनेटिक प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से इनका फोटोग्राफ हो गया, इनके फिजिकल डिटेल्स हो गया, हाइट वगैरह हो गया, जेनेटिक फीचर्स के साथ ये सब चीज़ें भी इनकी ऐड करी जाएंगी। तो प्रॉपर एक डेटाबेस होगा जिसको कि एक जो ऐप है गज सूचना, इस ऐप के माध्यम से उसको यहाँ पे एक्सेस किया जा पाएगा। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस तरह से आप नोटिस करोगे प्रोफाइलिंग करने के लिए आपकी फोरेंसिक किट्स को भी सप्लाई किया है, ताकि हम कहीं ना कहीं ट्रैक रख पाएं कैप्टिव एलिफेंट्स का विद इन द स्टेट ऑफ केरला एंड बिटवीन द स्टेट्स भी कैसे कैसे इनकी मूवमेंट हो रही है, वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे देख पाए।
ऐसा माना जाता है कि देश भर के अंदर लगभग आपको 3000 कैप्टिव एलिफेंट्स देखने को मिल जाते हैं। कुछ एक स्टेट्स के अंदर इनकी प्रोफाइलिंग हो भी चुकी है, कुछ एक स्टेट्स के अंदर अभी ये प्रोसेस जो है वो चल रहा है। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स यू शुड नो अबाउट। ठीक है ना, मैंने वाक्य आपको मैं समझा ही दिया। इसके माध्यम से अगर देखो इंसानों की भी जैसे जेनेटिक प्रोफाइलिंग अगर होती है ना, उससे क्या होता है ना, आपकी जो पैटर्निटी कि आपके पिताजी कौन थे, वो सारी चीजें डिटरमिन करना कहीं ना कहीं आसान हो जाता है। कई बार क्राइम्स वगैरह के अंदर आप देखते होंगे, ठीक है ना, आप लोग भी क्राइम थ्रिलर्स देखते होंगे, उसमें भी इस चीज को यूज किया जाता है ताकि किसी भी चीज को क्लासीफाई कर पाए या फिर एट द सेम टाइम उनको आइडेंटिफाई किया जा पाए। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज ओवर 60 प्रोडक्ट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया अर्न जीआई टैग्स। देखो जब इतने सारे जीआई टैग्स मिलते हैं ना, तो 60 के 60 जीआई टैग्स को तो याद करना अपने आप में बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ। तो हमें यहाँ पे ना क्या करना चाहिए, जो कुछ जीआई टैग्स जैसे जैसे न्यूज में आते रहेंगे उनको हम अकॉर्डिंगली डिस्कस करते रहेंगे। हालांकि यहाँ पे मैंने लिस्ट दे दी है आपके लिए कि कौन से असम से क्या क्या हुआ है, ठीक है ना, बहुत सारे हैं। इतने याद करने मुझे पता है बहुत मुश्किल है। इसी तरह से बनारस से भी है, बनारस ठंडाई हो गया, ठीक है, बनारस तबला हो गया। इसी तरह से त्रिपुरा से आपको देखने को मिल जाएंगे, इस तरह से मेघालय से भी है। तो 60 नाम तो देखो मैं मुझे भी पर्सनली पता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। तो जो न्यूज में आएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ना, तो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर जी ने काफी खुश हुए हैं कि ये दो जो डीआई टैग्स इनको मिले हैं। तो थोड़ा सा वो ये न्यूज में आ चुके हैं, तो थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहली बात तो जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पे आप पिक्चर में देखोगे, ये है आपके पेड़े, ठीक है ना, पेड़ा सबको पसंद है आई नो, ठीक है। तो माता बारी पेड़ा प्रसाद, ये जो है ना, ये त्रिपुरा से बिलोंग करता है। वहां पर एक टेम्पल है, त्रिपुरेश्वरी टेम्पल त्रिपुरा के अंदर। ये एक स्वीट है जो वहाँ पे ऑफर करी जाती है, जैसे पेड़ा होता ही है बेसिकली, तो मिल्क और शुगर से ये बनता है। इसका जो बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, इसके जो कल्चर ट्रेडिशन है, उस वजह से अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा फेमस देखने को मिल जाता है। अब इस पर्टिकुलर पेड़े की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि कंपनीज ने इस प्रोडक्ट को मार्केट किया गया है। तो ये जीआई टैग आप ध्यान में रखिएगा, माता बड़ी पेड़ा, ये आपका त्रिपुरा से न्यूज में है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं पचरा की, ये भी आपका त्रिपुरा से ही है, ठीक है। त्रिपुरा के सीएम जी ने इसके रिगार्डिंग भी बात करी। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे पिक्चर के अंदर, ये जो गारमेंट है ना, इसी को बोलते हैं पचरा, ठीक है। इसकी वहाँ के त्रिपुरा के कल्चर के अंदर अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। वहाँ के जो अलग अलग आर्टिसंस हैं, उनके द्वारा इसको यहाँ पे बनाया जाता है। वहाँ के लोग इसको काफ़ी अच्छे खासा पहनते हैं। अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि इस तरह के जो वीवर्स हैं पहले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, पर कहीं ना कहीं नंबर अब धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। तो जीआई टैग के माध्यम से ना हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो ट्रेडिशनल वीवर्स हैं वो वापस से इसको कहीं ना कहीं टेकअप करें, एंड ये जो इंपॉर्टेंट त्रिपुरा के कल्चर का पार्ट है उसको और भी अच्छे से आगे लेकर आएं। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। आज की डिस्कशन के बेसिस के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे आपके हिसाब से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। ये जो स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, ये आपका नासा नहीं, ये आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सी विजिल की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर अगर हम बात करें सी विजिल की अगर हम बात करें तो इसके साथ ये सारी चीज़ें नहीं है। यहाँ पर बात किसकी चीज़ की होती है, यहाँ पर बात होती है आपकी जो ईसीआई ने आपका लॉन्च किया है, ताकि चेक किया जा पाए कि किस तरह से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी कहीं ना कहीं वायलेशंस देखने को मिलती हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कंट्री के करंट अकाउंट का नहीं भैया, ये कंट्री के कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है। शिव एंड शक्ति की बात करें तो टू एंशिएंट स्ट्रीम ऑफ स्टार्स डिस्कवर्ड बाय ईएससी है, बिल्कुल ठीक बात है ये, राइट। देखो जैसा मैंने आपसे कहा भी था, ज़ेपोरोजिया, ये आप नोटिस कर पाओगे। इस तरह से लास्ट ईयर यूपीएससी ने 2023 में पूछा, तो ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताओगे कि इनका क्या ठीक है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। देखो किसी स्टूडेंट ने कहा था कि सर आप इकोनॉमी के टॉपिक ज़्यादा लेके आते हो। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं सारे टॉपिक्स ऐसे कवर करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसा दिन रहा हो जिस दिन इकोनॉमी के ज़्यादा टॉपिक्स हों, दोज पर्टिकुलर डेज माइट हैव बीन देयर। पर आप नोटिस करो जैसे आज के डिस्कशन के अंदर एक भी इकोनॉमी का टॉपिक नहीं था। सो इट टोटली डिपेंड्स कि उस टाइम न्यूज़पेपर्स में क्या चीज़ें चल रही हैं। जैसे किस दिन प्रेसिडेंट न्यूज़ ज़्यादा चल रही होती हैं, किस दिन हो सकता है पॉलिटी बहुत चल रही थी, पिछले टाइम के अंदर ईसीआई और उनका डिस्कशन बहुत चला, तो हमने उनको भी डिस्कस किया। ऐसे जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़्यादा चल रही होती है, जैसे आपका चंद्रयान था, तो कई दिन हमने चंद्रयान भी डिस्कशन किया। तो इट इज़ नॉट लाइक कि एक एक चीज़ को ज़्यादा वेटेज है। मेरा बिल्कुल ऐसे फोकस रहता है कि सारे आपके टॉपिक्स कवर करें। डेफिनेटली हर संडे टू संडे मैं अपनी टीम के साथ डिस्कशन भी करता हूँ कि कोई भी ऐसा टॉपिक रहता है जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, एंड हमने अगर उसको मिस किया है तो कमिंग डेज के अंदर हम उसको कवर कर लें। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप कोई भी आप एग्जाम देखो ना पिछले एक साल के अंदर, ऑलमोस्ट जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, ऑल ऑफ देम हैव बीन फ्रॉम, या मोस्ट ऑफ देम हैव बीन फ्रॉम द प्रीलिम बूस्टर इटसेल्फ, ठीक है ना। तो ये टीम का पूरी मेहनत दिखाता है। तो बिल्कुल चिंता करने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं कि कौन सा टॉपिक कवर हो रहा है नहीं हो रहा। हमारी टीम पूरी उसको इंश्योर करती है कि
अलग अलग तरह के सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताइएगा। दूसरा होमवर्क भी यूपीएससी का 2023 का ही क्वेश्चन है। यहाँ इसने पूछा है कि इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट इनमें से कौन कौन सी होती है। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के रिगार्डिंग। यहाँ पर ये कह रहा है कि 1813 का जो चार्टर हमें देखने को मिलता है, इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी गई एक्सेप्ट टी इन ट्रेड, ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है। उसी तरह से अगर हम बात करें, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, पर थर्ड स्टेटमेंट जो कह रहा है ना कि रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये दरअसल में आपकी पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 के अंदर आता है उसके माध्यम से थी। ये 1813 का चार्टर नहीं है। थर्ड गलत है, पहले दो ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली इज द राइट आंसर। दूसरा होमवर्क था आपका सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन के रिगार्डिंग। देखो सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन पता क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ एमिशन करते हो, मान लो 1 टन आपने एमिशन किया। 1 टन आप जो एमिशन कर रहे हो, इसका कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म कुछ डैमेज भी तो है। ठीक है, बिल्कुल है डैमेज। अब ये डैमेज हमें पता कैसे लगेगा? इसको हमें कहीं न कहीं इसकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तब हमें पता लगेगा कि यार एक्चुअल में हम लोग जो कहीं न कहीं 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करते हैं, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना आता है। अदरवाइज़ हमने अगर उसके ऊपर इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर कोई वैल्यू नहीं ना डाली, तो हम उसका इम्पैक्ट समझ ही नहीं पाएँगे। तो इसकी वजह से कहीं न कहीं डिसीजन मेकर को मदद मिलती है कि कितना हमें एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय अ टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन अ गिवन ईयर। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली ऑफिशियल में जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।